नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम तृतीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र निबंध और भाषा के अंतर्गत भाषा और लिपि में अंतर, साथ ही देवनागरी लिपि की उत्पत्ति और इसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार अथवा भाव दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार अथवा भावों को भली भांति समझ सकते हैं, जबकि कथित विचारों एवं भावों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा ध्वनियों पर आधारित है और लिपि उन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखित रूप देना लिपि है। भाषा वैज्ञानिकों की मान्यता है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि से प्राचीन नागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। उस प्राचीन नागरी लिपि के दो रूप प्रचलित रहे हैं, पश्चिमी और पूर्वी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति नागरी के उसी प्राचीन पश्चिमी रूप से मानी जाती है जो पूर्णतया वेद वाणी से संबंधित रही है। देवनागरी लिपि की अनेक विशेषताएं हैं। इसमें समस्त वर्णों का स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान, अघोष, सघोष आदि रूपों में उचित वर्गीकरण किया गया है। इसमें ध्वनि एवं वर्ण में सामंजस्य, एक ध्वनि के लिए एक संकेत, समस्त ध्वनियों की अभिव्यक्ति, अक्षरों का कलात्मक एवं वैज्ञानिक स्वरूप, उचित लिपि चिन्ह, अनुनासिक, संयुक्त वर्ण एवं मात्रा प्रयोग की सुविधा, अनेक विशेषताएं इसमें विद्यमान हैं। भाषा को लिखने के लिए जो संकेत काम में लाए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि की आवश्यकता भाषा को लिखने के लिए पड़ती है। लिपि के कारण ही भाषा का लिखित रूप सामने आ सका है और उसी कारण पुस्तकों की रचना भी हो सकी है। इसी प्रकार मानव सभ्यता के विकास में लिपि का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। प्राचीन नागरी लिपि को ही देवनागरी नाम से अभिहित किया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी कहलाई है। इसके नामकरण को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। दो मत इस प्रकार हैं। पहला तो गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि होने से यह नागरी कही गई। दूसरा, देवनगर काशी में अत्यधिक प्रचलित होने के कारण यह देवनागरी कही गई। इस गुप्त लिपि का भारत के सुप्रसिद्ध गुप्त वंशीय राजाओं के शासनकाल में विकास हुआ। इसी कारण इसका नाम भी गुप्त लिपि पड़ा। इसका विकास काल ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में माना जाता है। इस कुटिल लिपि का विकास इसके टेढ़े मेढ़े होने के कारण ही इसका नाम कुटिल पड़ा है। यह लिपि ईसा की 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलित थी। शारदा लिपि का विकास कुटिल लिपि से माना जाता है। यह मुख्यतः कश्मीर में प्रचलित थी और वहाँ की अधिष्ठात्री देवी शारदा के नाम पर ही उसका नामकरण हुआ था। इसका विकास 10वीं शताब्दी माना जाता है। यह लिपि ही कश्मीरी, डोगरी, गुरुमुखी आदि लिपियों के विकास का आधार बने। प्राचीन नागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से माना जाता है। यह लिपि ईसा की 9वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विकसित हुई। वर्तमान देवनागरी लिपि गुजराती, महाजनी, मैथिली, कैथी, राजस्थानी, महाराष्ट्री, बंगला आदि लिपियां इसी से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी के 5 रूपों में एक कुटिल लिपि भी है। यही विकसित होकर 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि कहलाई। नागरी लिपि का प्रचार दक्षिण में तो 18वीं शताब्दी में होने लगा था। इसके विकास में ओझा जी ने लिखा है
कि 10वीं शताब्दी को उत्तर भारत की लिपि में कुटिल लिपि की भांति अ, ध, श, म, य, स के लिए 2 अंशों में विभक्त ये मिलते हैं। 11वीं शताब्दी में दोनों अंश मिलकर एक सिर की लकीर इनके बन जाती है और प्रत्येक का सिर उतना लंबा रहता है जितना कि अक्षर की चौड़ाई के अनुसार। इस तरह देवनागरी लिपि में अनेक विशेषताओं के साथ कुछ दोष भी दिखाई पड़ते हैं। लिपि में मुख्यतः 2 दोष इस प्रकार हैं कि एक तो देवनागरी लिपि में कुछ चिन्हों में एक रूपता नहीं है, जैसे र का प्रयोग संयोग 4 रूपों में होता है, धर्म, क्रम, पृथ्वी, ट्रेन आदि। दूसरा, मात्राओं का कोई व्यवस्थित नियम नहीं है। कोई मात्रा ऊपर लगती है और कोई नीचे, कोई आगे लगती है तो कोई पीछे। इस प्रकार देवनागरी लिपि में विशेषताओं के साथ कुछ दोष भी दृष्टिगत होते हैं। धन्यवाद।